तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल सिंपल पेपर पे। टाइटल और डिस्क्रिप्शंस को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज जो मैं टॉपिक आपके संग डिस्कस कर रही हूँ वो टॉपिक है एंटी डिफेक्शंस लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, डिफेक्शंस का मतलब क्या होता है, ये क्यों लाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी नोट्स, जिससे आपको किसी भी तरह का नोट्स या बुक्स के पास नहीं जाना होगा। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी है, एक पार्टी का नाम है आम बॉलीवुड पार्टी और एक पार्टी का नाम है आम क्रिकेटर पार्टी। ठीक है, यहां पे मैं दो पार्टी ले रही हूं, एक है आम बॉलीवुड पार्टी और एक है आम क्रिकेटर पार्टी। आम बॉलीवुड पार्टी में 6 लोग हैं, कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। और आम क्रिकेटर पार्टी में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर है। लेकिन गवर्नमेंट को बनाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए 8 मेंबर की जरूरत है, 8 मेंबर की जरूरत है। ओके, अब यहां पे पार्टी, दोनों पार्टी में तो 8 मेंबर है नहीं, तो यहां क्या होगा? तो आम बॉलीवुड पार्टी में से अमिताभ बच्चन सामने आते हैं और कहते हैं चलो खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति खेलने से वो क्या करते हैं, जो आम क्रिकेटर पार्टी हैं वहां लोगों को लालच देते हैं कि आप हमारे पार्टी में आके इन्वॉल्व हो जाइए, हम आपको करोड़पति बना देंगे। तो कुछ लोग होते हैं चलो भाई हमें पैसा मिल रहा है चलते हैं। तो वहां पे मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, मतलब 2 जन आम क्रिकेटर पार्टी को छोड़ के आम बॉलीवुड पार्टी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आम बॉलीवुड पार्टी में टोटल कितने मेंबर हो गए? तो 8 मेंबर हो गए। और गवर्नमेंट को बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए था? हमें 8 मेंबर चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया? आम बॉलीवुड पार्टी बन गई। तो ये जो यहाँ पे हुआ कि आम क्रिकेटर पार्टी से कुछ लोग आम बॉलीवुड पार्टी में आ गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दल बदला हुआ, पैसे के लिए या कोई पोजीशंस के लिए किसी भी तरह से वो अपने पार्टी को बदल रहे हैं। तो क्या ये सही है उस पार्टी के संग, आम क्रिकेटर पार्टी के संग सही हुआ? नहीं। तो इसी चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शंस लॉ लाया गया। अब डिफेक्शंस का मतलब होता है जब कोई भी शिफ्ट करता है वन पॉलिटिकल पार्टी से अनदर पॉलिटिकल पार्टी में। तो एंटी डिफेक्शंस लॉ जो हो वो लाया गया 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। याद रखिएगा, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। मैं बार बार अपने बच्चों को कहती हूं कि रटने का जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो थॉरली, अच्छी तरीका से, तो आप समझ पाओगे और आपको आर्टिकल्स लर्न भी हो जाएंगे, अमेंडमेंट भी लर्न हो जाएंगे। रटिए मत, बस समझने का कोशिश कीजिए। और मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एक एक करके सारे जो मैं पॉइंट बोल रही हूं वो सारे पॉइंट आ भी रहा है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेक्चर सुनते जाइए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। और ये कहां पे आया था? आपके 10th शेड्यूल में आया था। याद रखिएगा, 10th शेड्यूल में लाया गया था। 10th शेड्यूल में बोला गया कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस मेंबर को अगर वो शिफ्टिंग करते हैं, किस ग्राउंड पे? डिफेक्शंस के। अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए आपका आया एंटी डिफेक्शंस लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बीजेपी में मोदी जी हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी। कल को राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी आप हमारे पास आ जाइए, मैं आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूं। तो मोदी जी ने कहा मित्रों अब तो मैं चला। तो यहां पे क्या हुआ? मोदी जी चले गए कांग्रेस में। अब मोदी जी ने अपनी पार्टी को शिफ्ट कर लिया, तो यहां पे मोदी जी पे एंटी डिफेक्शंस लॉ लग जाएगा। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन लॉ जब तक नहीं आया था तो हम लोग मोदी जी को नहीं रोक सकते, तो हम लोग भी बाय बाय कह देते मोदी जी को, अगर मोदी जी कांग्रेस को ज्वाइन करते तो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इंटरेस्टिंग बना रही हूँ लेक्चर को ताकि आप समझ पाओ। तो इसे दिल में मत लेना, इसको जस्ट पढ़ाई की तरह पढ़ो ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, किस शेड्यूल में आया था, सब मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे कुछ प्रोविजन इस एक्ट को लेकर, इस अमेंडमेंट जब हुआ था ये एक्ट, तो इस एक्ट को लेकर कुछ प्रोविजन था कि कब कब हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, किस किस रीजन में, किस किस कारण से डिस्क्वालीफाइड किया जाता है मेंबर को। तो पहला था कि मान लो कोई वॉलेंटरी अपनी मेंबरशिप को छोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी कल को कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस को छोड़ के जा रहा हूं। तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो मेंबर हैं, कल को वो कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं, तो यहां पे उन पे डिस्क्वालीफाई लग जाएगा, मतलब कि वो एंटी डिफेक्शंस लॉ के तहत डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा, अच्छा छोड़ तो रहे थे लेकिन अब वो कह रहे कि मैं जा रहा हूं बीजेपी को ज्वाइन करने।
तो यहां पे भी उन पे डिस्क्वालिफाइड लगेगा क्योंकि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए पार्टी आपको कुछ कह रही है और आप उसके अगेंस्ट कह रहे हो, तब वहां पे भी आपके ऊपर क्या लग जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर पार्टी जो कह रही है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो पार्टी के संसद में, तो आप पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हो आप एंटी डिफेक्शंस लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आता है कि मान लो कोई भी क्या पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है इलेक्ट होने के बाद। अब कोई भी का मतलब क्या है, यहां पे दो मेंबर का हम बात करेंगे, एक होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब होता है जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। मतलब मान लो कल को मैं स्वाति मैम, तो कल को मैं स्वाति मैम आपकी इलेक्शंस के लिए खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो मैं ना बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूँ, ना कांग्रेस को, ना टीएमसी को, किसी भी पार्टी को मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। मैं अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट पार्टी को लेके आ रही हूँ कि भैया मेरा इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं इस पार्टी से खड़ी हूँ, मैं तो कोई भी पार्टी को बिलोंग नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट पार्टी ला रही हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद, आई होप मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी, मेरे स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन जीतने के बाद मैंने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो क्या मैंने सही किया? नहीं, तो मुझे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा। तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर या इंडिपेंडेंट पार्टी इलेक्शंस होने के बाद अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंटी डिफेक्शंस लॉ के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां अगर नॉमिनेटेड मेंबर का हम बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होने के बाद अगर विद इन 6 मंथ, मतलब मान लो पूजा जो है वो एक नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, वो इलेक्ट हुई वो जनवरी में, तो इलेक्ट होने के विद इन 6 मंथ, 6 महीना के अंदर अंदर अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करती है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, अपने इलेक्शंस होने के बाद विद इन 6 मंथ अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करती है तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगी एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा। लेकिन जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाते हैं, आफ्टर 6 मंथ अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करती है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, आफ्टर 6 मंथ अगर 6 महीने बाद अपने इलेक्शंस के वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेगी तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट में आपको सारे पॉइंट दिख रहे होंगे तो वो भी देखते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज इंपॉर्टेंट बता दिया। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस केस भी हैं कि जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए 2 तरह की पार्टी है, एक है आम आदमी पार्टी, एक है आम संस्कारी पार्टी, ठीक है। तो आम संस्कारी पार्टी ने कहा अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद जी थोड़ा सा आ जाइए हमारे टीम में, हम आपको संस्कार सिखा दे, आपके पास संस्कार नहीं है। अरविंद केजरीवाल एकदम दौड़ दौड़ के चले गए आम संस्कारी पार्टी में। तो यहां पे अरविंद केजरीवाल को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ से। लेकिन मान लीजिए आम आदमी पार्टी में 45 मेंबर थे, कितने से? 45 मेंबर थे, और 45 मेंबर का 45 मेंबर का अगर आप 2/3 निकालोगे तो अप्रॉक्स 30 आएगा मेंबर। तो 30 मेंबर, 30 के 30 मेंबर अगर अरविंद केजरीवाल के संग चले जाते हैं आम संस्कारी पार्टी में तो यहां पे डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो क्या मैंने बताया कि टोटल 45 मेंबर थे जिसमें से 2/3 मतलब अगर 30 मेंबर अरविंद केजरीवाल के संग आम संस्कारी पार्टी में चले जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, लेकिन अकेले अगर अरविंद केजरीवाल गए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब ये देखिए क्या था, पहले क्या था, ये रूल्स 1/3 था। 1/3 बहुत ही कम होता है। आप पैसे देके या पोजीशंस का अपने इस्तेमाल करके किसी को लालच देके आप आराम से 1/3 मेंबर को खरीद सकते हो, किसी भी पार्टी के अपने पार्टी में ज्वाइन करवा सकते हो। लेकिन ये देखा गया कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, इसलिए 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, याद रखिए 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 1/3 को 2/3 से रिप्लेस कर दिया। कि बोला गया कि भैया 1/3 नहीं, 2/3 मेंबर अगर आ जाते हैं किसी भी पार्टी से तो उन पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 2/3 मेंबर ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दिया 45 टोटल मेंबर है और उसमें से 30 मेंबर को ले जाना बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से चैलेंजिंग है कि आप कैसे इन मेंबर को लेके आते हो। तो 1/3 की जगह 2/3 मेंबर कर दिया गया था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो लगता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, ये लगाता कौन है? स्पीकर या चेयरमैन। इसका मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस।
अब हमारे पार्लियामेंट में, संसद में दो हाउस है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा पे स्पीकर लेते हैं डिसीजन और राज्यसभा पे आपके चेयरमैन। आप मुझे ये बताइएगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को ही राज्यसभा का चेयरमैन क्यों माना जाता है? हम वाइस प्रेसिडेंट को ही क्यों मानते हैं? साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, रिमूव करना है, तो किस हाउस डिसीजन लेगा, राज्यसभा की लोकसभा, और क्या प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का? तो कमिंग टू द टॉपिक, जो स्पीकर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो अपने अपने हाउस में डिस्क्वालीफाइड करते हैं और उनको इम्पार्शियल होना है, पार्शियल नहीं होना, क्योंकि याद रखिए स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, लेकिन जब एज अ स्पीकर काम करता है तो उसको इम्पार्शियल ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब आता है कि जब स्पीकर, पहले क्या था कि स्पीकर अगर अपना कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन, जब ये डिसीजन लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से, तो उस टाइम पे किसी भी तरह का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था उनके डिसीजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक केस उभर के आया, उस केस का नाम है क्योहोटो होलाहन केस, क्योहोटो होलाहन केस, याद रखिएगा। ठीक है, इस केस का नाम आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये केस के द्वारा में ये उभर के आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्पीकर या चेयरमैन एज अ ट्रिब्यूनल ये काम करते हैं, वो डिस्क्वालिफाइड करते हैं और पूरा का पूरा राइट होता है कि उनके इस डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कोई ऐसा पावर नहीं दिया गया है स्पीकर को और चेयरमैन को कि वो जब मन चाहे तब डिस्क्वालीफाई कर सके, क्योंकि जब भी वो 10th शेड्यूल के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हैं तब ये उनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि क्या था। तो 1993 में इसका जो पावर था, जो स्पीकर और चेयरमैन के पास था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से पावर को ले लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको जुडिशियल रिव्यू में आपकी डिसीजन आएगी। केस का नाम जरूर याद रखिएगा अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशंस कर रहे हो तो, क्योंकि आपके लिए केस सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मेंस में भी केस से रिलेटेड आप एग्जांपल दे सकते हो, आ सकता है इसमें। ठीक है, और आता भी है। नेक्स्ट ये होता है कि क्या स्पीकर और चेयरमैन को ऑन द स्पॉट इमीडिएटली मतलब कि लेना पड़ता है डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन? ऐसा नहीं है। अगर कोई मेंबर वॉलेंट्री रिटायर दे रहा है या आके वो बोल रहा है कि मैं ये मेंबरशिप छोड़ रहा हूं, तो उस पर वो इमीडिएटली नहीं लेते, वो उस पर जांच करते हैं, हो सके तो वो मेंबर को बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि कहीं उनके प्रेशर तो नहीं दिया जा रहा पार्टी को छोड़ने के लिए, और उनके पास इतना टाइम होता है कि वो आराम से डिसीजन ले पाए। और स्पीकर तभी एंटी डिफेक्शन लॉ का अर्जी मानता है जब उसके पास केसेस जो आते हैं वो रिटन होते हैं। अगर रिटन नहीं होते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस एंटी डिफेक्शन लॉ को केसेस को नहीं लेगा, ये याद रखिएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, क्यों लाया गया, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब एक केस है जो मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ, जो 4 महीना पहले ही आया था। ठीक है, आप जानते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो कांग्रेस के लीडर थे 18 साल से। उन्होंने 10 मार्च को वहां से रिजाइन दिया कांग्रेस को और 11 मार्च को बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो थे वो ना ही एमएलए थे और ना ही वो एमपी थे, क्योंकि 2019 में वो एमपी का इलेक्शंस हार गए थे। तो फिर यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ केस आया क्यों, ये नाम आया क्यों? तो देखिए उनसे रिलेटेड नहीं है, उन्होंने छोड़ा, इट्स ओके, वो छोड़ सकते थे, लेकिन उनके साथ ही साथ ये एक न्यूज आई थी कि 20 से 22 एमएलए जो हैं वो भी छोड़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सिर्फ एमएलए पे नहीं लगता, वो दोनों पे लगता है। चाहे आप संसद के मेंबर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो, अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का चर्चा आया था, याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने आपको एक्सेप्शंस भी बता दिया, डिस्क्वालिफिकेशन बता दिया। और देखिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ को इसलिए भी लाया गया क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में आयाराम जो थे वो एक दिन में 3 पार्टी को चेंजेस किए थे। तो आयाराम गयाराम वाला जो होता है ना, एक तरह से वो चीज लागू हो गया था, इससे उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। यहाँ पे एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, वो जो सॉन्ग था ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, जस्ट वो वाला बात है। तो ये ना इधर जाओ ना उधर जाओ। ठीक है, एक पार्टी को एक जेन्युइन होना चाहिए कि आप एक पार्टी के प्रति जेन्युइन रहो। हाँ, कोई बात हो, जेन्युइन रीजन हो तो। अब ऐसा तो नहीं कि आप पैसे के लिए या मिनिस्ट्री पोस्ट के लिए आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसलिए इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ड्रॉबैक यहाँ पे इस लॉ का हम यही बोल सकते हैं
कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई भी केसेस होता है तभी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। पार्लियामेंट के बाहर कोई भी मेंबर अपने पार्टी के संग क्या कर रहा है उससे संसद को लेना नहीं है। फॉर एग्जांपल नवजोत सिंह सिद्धू, वो बीजेपी के बारे में काफी खराब बोलते थे बाहर में, और उन्होंने फिर उसको छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो अगर वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, संसद के अंदर बोलते हैं, तो उनपे ये कानून लगता, लेकिन संसद के बाहर अगर कोई चीज होता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। दूसरा ये कि मैंने बोला कि स्पीकर को या चेयरमैन को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इम्पार्शियल होना चाहिए। ऑन पेपर तो इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कितना इम्पार्शियल वो होते हैं वो वही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे स्पीकर बहुत अच्छे से काम करते हैं, इवन चेयरमैन भी। तो आई होप जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया वो सारे उस चीज को फॉलो करते भी हैं। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड मैंने आपको सारे इंफॉर्मेशन दिए, एकदम अच्छे से दिए, एक केस स्टडी भी आपके संग डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रही हूं, आप लोग लिख के बताइएगा। कर्नाटका पॉलिटिक्स, कर्नाटका में कुछ पॉलिटिक्स हुआ था, वहां पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ का नाम आया था। तो कर्नाटका से रिलेटेड एंटी डिफेक्शन लॉ जो था उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप लोग क्या क्या उसमें क्या था, केस स्टडी क्या था, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा और अच्छे से कमेंट में लिखिएगा। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पढ़ाया, अब मैं इसके पीछे आपको सारे मेरे नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे, आपको पीपीटी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सब चीज आपको मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेक्चर को सुनिए, क्योंकि बिना लेक्चर सुने आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो आप सबने बहुत अच्छे से उसको पसंद किया, लाइक किया, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जितने बच्चे हैं उनका जो ये रिलेटेड ये जो छोटे छोटे डाउट जो होते हैं वो उनके सॉल्व हो पाए। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद।